आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों आज हम एक नए वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट सब्जेक्ट्स के लिए है। आज मैं पार्ट 1 चैप्टर 1 की ओर आगे बढ़ता हूं, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बेसिस पर अब हम उनका इंट्रोडक्शन, उन कैसे उसमें अकाउंटिंग करते हैं, वो सभी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। स्टैंडर्ड 11th में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पर उसके फाइनल अकाउंट्स, जर्नल एंट्री और इन सब के बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद अब हम पार्टनरशिप में कैसे अकाउंटिंग करते हैं उसके बारे में देखते हैं। इस चैप्टर का वेटेज की ओर आऊँ तो इस चैप्टर का टोटल वेटेज 4 मार्क्स का है बोर्ड में, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी, मैंने ऑप्शन दे रखा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो सेक्शन ए में आएगा या फिर सेक्शन बी में आएगा। सेक्शन सी जो कि आपका 3 मार्क्स का सेक्शन है, उसमें एक क्वेश्चन आपका इसमें फिक्स होता है। टोटल मिलाकर के 4 मार्क्स का टोटल वेटेज ये चैप्टर आपका रखता है। इस चैप्टर में कुछ थियोरेटिकल पार्ट है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। मैं जैसे जैसे टॉपिक्स को आगे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको उसमें मार्क्स का वेटेज भी बताता जाऊंगा, और जिससे आपको याद रखना है और हाईलाइट रखना है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप कैसे अस्तित्व में आया, कैसे वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है जो आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए आ सकता है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 मार्क्स का एमसीक्यू आपको इसमें से पूछ सकता है कि व्हेन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एस्टैब्लिश्ड। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एस्टैब्लिश्ड एट 1932, ये आपका आंसर है। तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए इसमें लिखी हुई सारी बातें आप समझ लो कि ये लीगल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लीगल जो एग्रीमेंट्स बनते हैं, वो इनके बेसिस पर बनते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बेसिस पर बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हाट इज पार्टनरशिप, तो उसकी डेफिनेशंस मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, the partnership is a relationship between 2 or more person who run the business by all or one of them and agree to distribute the profit of the firm is known as a partnership firm. Okay, once again I repeat, एक डेफिनेशन है जो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी में आपके पूछी जा सकती है 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए क्या डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज पार्टनरशिप? द पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु ऑल आर रन द बिजनेस बाय ऑल, सारे के सारे पार्टनर्स चलाएं, और वन ऑफ देम या फिर उनमें से कोई एक पार्टनरशिप चलाए, फर्म चलाए, एंड एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हो, तो ऐसे फर्म को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। चलो अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं कि अब पार्टनरशिप जो फर्म बनी उस फर्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इनमें से भी 1 मार्क्स के एमसीक्यूज और सेक्शन बी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्रिएट होती है, जिसमें आपको 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। फर्स्ट वन इज अ ओरल एंड सेकेंड वन इज अ रिटन। ओरल कॉन्ट्रैक्ट को पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या। ओरल मतलब कि 2 और मोर पर्सन आपस में साथ में मिल करके बातचीत करके ओरली अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसे हम ओरल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। रिटन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? रिटन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप 1 मार्क्स के एमसीक्यू के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मार्क्स के एमसीक्यू में कैसा रहता है कि विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर एडवाइजेबल एंड रिलायबल। तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज मोर एडवाइजेबल एंड रिलायबल, ये आपका आंसर होगा। क्या क्वेश्चन पूछा सकता है? वंस अगेन आई रिपीट, 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा सकता है कि विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मोर एडवाइजेबल एंड रिलायबल। तो आपका आंसर क्या होगा? द रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज मोर एडवाइजेबल एंड रिलायबल। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मैक्सिममली एडवाइजेबल होता है, रिलायबल होता है, इसलिए हमें रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना चाहिए। चलो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लीगल बिजनेस। तो
तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लीगल होता है। कैसे लीगल है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बनाने के लिए ऑलरेडी एक्ट बनाया गया है 1932 में। उस एक्ट के मुताबिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी बिजनेस होगा पार्टनरशिप का, वो कैसा होगा? लीगल होगा। थर्ड वन इज अ प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, एनी टाइप ऑफ बिजनेस इज एस्टैब्लिश फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि कोई भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कंपनी फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, सब प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पर एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो हम इसके लिए हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनता है कि पार्टनरशिप बिजनेस इज अ प्रॉफिट मोटिव बिजनेस। चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारे पास, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो होता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। इससे एमसीक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकल सकते हैं 1 मार्क्स के लिए, तो आपको इसको याद रखना है, इसीलिए मैंने इसे अच्छी तरह से बॉक्सेस में बना करके समझाने की कोशिश की है। तो चौथा पॉइंट हमारा है नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो आपके ऑलरेडी 11th में इस चीज़ को डिस्कशन हो चुका है, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पे कंपनीज एक्ट भी आएगा, इसके बेसिस पर हमें वो भी याद रखना है। इसीलिए नंबर ऑफ पार्टनर्स को आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक फाइनेंशियल बिजनेस जिसे हम कहेंगे बैंकिंग बिजनेस, और एक नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉर्मल बिजनेस के बेसिस पर हम बाइफरगेट कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल बिजनेस, तो नॉर्मल बिजनेस में मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? 50। बैंकिंग बिजनेस में, फाइनेंशियल बिजनेस में मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? 10। ये बात का याद रखना है मैक्सिमम में, क्योंकि मैक्सिमम में ही आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है उसको भी मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टनर्स आर इन बैंकिंग बिजनेस। तो आपका आंसर क्या होगा? 10। हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टनर्स आर इन नॉन फाइनेंशियल और नॉर्मल बिजनेस। तो आपका आंसर क्या होगा? 50। इस तरह से आपको एमसीक्यू पूछ सकता है। ये जो मैंने नंबर्स बताए ये एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पर है। मतलब अब देखो इसमें क्वेश्चन और कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन चेंज करने के और भी तरीके हैं कि एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टनर्स आर इन बैंकिंग बिजनेस? 10। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टनर्स आर इन नॉर्मल बिजनेस? तो आपका आंसर क्या आएगा? 50। क्वेश्चन को चेंज करने के लिए दूसरा भी एक तरीका है कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट, कंपनी का भी एक एक्ट बनाया गया है 2013 में, रिवाइज किया गया। 1956 में इसको एक बार बनाया गया था जिसको 2013 में रिवाइज किया गया है। तो उसके बेसिस पर भी 2 क्वेश्चन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एज पर द कंपनीज एक्ट हाउ मेनी मैक्सिमम पार्टनर्स आर इन नॉन फाइनेंशियल और नॉर्मल बिजनेस? तो आपका आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे गलती मत करना, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नॉर्मल बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर्स आएंगे 50, और एज पर द कंपनीज एक्ट नॉर्मल बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर्स आएंगे 100। बैंकिंग बिजनेस के लिए कोई चेंज नहीं है, इसके लिए टेंशन की जरूरत नहीं है कि बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर्स 10 ही होते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 5th वन पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का, ऑल द पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए कि ऑल द पार्टनर्स आर व्हाट फॉर ईच अदर, तो एजेंट फॉर ईच अदर। ये आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला। 6th वन पॉइंट, ऑनर एंड मैनेजमेंट कौन होंगे? पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे पार्टनर्स ही मैनेजमेंट में होंगे और वो सारे पार्टनर्स ही हमारे ऑनर होंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू के लिए। 7th कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स हैव हाउ मेनी टाइप ऑफ लाइबिलिटी? तो दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, ये क्वेश्चन अगर आपको एमसीक्यू में पूछा गया तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप है, जिसमें से जो भी मैक्सिमम एमसीक्यू आते हैं उससे मैंने फिनिश किया है। चलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद हम अगले नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, दैट इज अ पार्टनरशिप डीड। डीड क्या होता है? डीड इज अ वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप जो भी 2 और मैक्सिमम पर्सन्स, 2 और मोर पर्सन्स जो इकट्ठा हुए हैं, किस काम के लिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। किस काम के लिए?
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो लोग एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, एग्रीमेंट जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके लिए एक डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है, ये भी सेक्शन बी में पूछा जाने वाला 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये मैक्सिममली सेक्शन बी में आने के चांस कम होते हैं। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है शॉर्ट में, अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नन एज अ पार्टनरशिप डीड। आपको आंसर मिल गया यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर ये, अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नन एज अ पार्टनरशिप डीड। तो चलो अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट आप माइंड में फिट कर लो क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप डीड बिजनेस के लिए क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? तो पार्टनरशिप डीड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म। एक वर्ड में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डीड जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए जो रूल्स, जो नियम, जो रेगुलेशंस पार्टनर्स के रिगार्डिंग हम बनाते हैं, एग्रीमेंट में लिखते हैं, वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती हैं। पॉइंट क्लियर? चलो, जैसा कि हमने देखा पार्टनरशिप डीड, अब हम उसके अंदर इंक्लूड होने वाली बातों के बारे में देखेंगे। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से प्रोविजन होते हैं? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वजह से इसमें पार्टनर और फर्म से रिलेटेड सारी बातें लिखी जाती है। तो अब इसमें कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें से भी अलग अलग तरीके से 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे जैसे जैसे मैं टॉपिक समझाता जाऊंगा वैसे वैसे कहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। तो सबसे पहला है पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है। तो 1, 2, 3, 4 ये नॉर्मल डिटेलिंग है जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी लिख रखा है नेम ऑफ द फर्म, मतलब बिजनेस फर्म का क्या नाम है, पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम है वो, उसकी डिटेल रहेगी। दूसरा है नेचर ऑफ द बिजनेस, मीन्स किस टाइप का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में हो रहा है, जैसे कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड है या फिर सर्विस बेस्ड है या फिर इंडस्ट्री बेस्ड है, किस बेसिस पर बिजनेस को चलाया जाएगा या कौन से टाइप का बिजनेस है, वो नेचर ऑफ बिजनेस की डिटेलिंग पार्टनरशिप डीड में होती है। तीसरा पॉइंट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस इन द सेंस कि एड्रेस क्या है, बिजनेस फर्म जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा, किस जगह पर एस्टेब्लिश होगा, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी डिटेलिंग भी पार्टनरशिप डीड में रहती है। चौथा पॉइंट है डिटेल्स ऑफ द पार्टनर, मींस इसमें कितने पार्टनर हैं। जैसा कि हमने पार्टनरशिप के डेफिनेशन में देखा था 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन मतलब कि 2 या 2 से अधिक, और मैक्सिमम पार्टनर्स 50 पार्टनर्स होते हैं, जैसा कि एज पर द पार्टनरशिप एक्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था। तो सभी पार्टनर्स की डिटेल में पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का कहाँ रहते हैं, रेसिडेंशियल एड्रेस, पार्टनर्स के प्रोफेशन, पार्टनर्स क्या करते हैं वो, उनके डेलीगेशंस, उनको कौन कौन सी अथॉरिटी रहेगी, उन सभी की डिटेलिंग, पार्टनर्स की डिटेलिंग आपको पार्टनरशिप डीड में मिलती है। 5th पॉइंट हमारा आता है कैपिटल। कैपिटल इन द सेंस पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी पार्टनरशिप डीड में रहती है। कैपिटल की डिटेलिंग, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, मतलब ईच पार्टनर, यहाँ हर एक पार्टनर की बात होगी कि कौन सा पार्टनर कितने कितने कैपिटल लेकर आ रहा है। 6th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स की कैपिटल पर उनको कितना इंटरेस्ट पे करना है उसकी डिटेलिंग भी रहती है। यहाँ पे मैंने एक परसेंटेज लगा रखा है क्योंकि ये पार्टनर्स और उनके बीच में ओरली या डिस्कशन करके डिसाइड किया जाने वाला परसेंटेज आता है। तो कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट बिजनेस को पे करना है पार्टनर को, उसकी डिटेलिंग भी पार्टनरशिप डीड में रहती है। सपोज अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इंफॉर्मेशन इसकी ना हो तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी पेमेंट करना नहीं है। ये 1 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और ज़्यादातर इसमें मिस्टेक होती है।
के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, देन हाउ मच परसेंटेज विल बी पेड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वहां पे कितने परसेंटेज आएंगे? कोई परसेंटेज आएगा नहीं। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना नहीं है। 7th पॉइंट है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स जब बिजनेस का पार्टनर या ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ लेकर जाता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो वो कितना अमाउंट, एक्स रुपीज, मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है एक्स रुपीज, तो कितना अमाउंट ईयर में ड्राइंग कर सकता है उसकी डिटेलिंग भी पार्टनरशिप डीड में दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे ही ड्राइंग करता है तो ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट पे चार्ज करना है बिजनेस को पार्टनर के ऊपर, वो भी पार्टनर्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क लगाया है कि कितने परसेंटेज रखना है, उसकी डिटेलिंग पार्टनरशिप डीड में होती है। अगर यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हमें नो इंटरेस्ट, एक भी रुपए का इंटरेस्ट पार्टनर को हम चार्ज कर सकते नहीं हैं। ये भी हमारे लिए 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को सारे के सारे पार्टनर एग्री होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हमारी डेफिनेशन में मैंने बताया था। तो उसी के बेसिस पर वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टनर को 3rd पार्ट देना है, किसी पार्टनर को 2nd पार्ट देना है, किसी पार्टनर को कुछ रेशियो में देना है, 1:1:1 देना है, 1:2:3 देना है, कौन से रेशियो में देना है, वो सारी डिसाइडिंग पार्टनरशिप डीड में होती है। तो रेशियो इज प्री डिफाइंड, ऑलरेडी पार्टनर्स मिल बैठ करके कौन सा पार्टनर कितना प्रोपोर्शन लेगा उसके बारे में प्री डिफाइन होता है। सपोज यहाँ पे भी एक सेम पॉइंट आ रहा है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में इसके रिगार्डिंग ना हो तो हमें पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स की जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल होगा। इक्वल मीन्स सारे के सारे पार्टनर्स को इक्वल पार्ट मिलने वाले हैं। इट मीन्स 1:1 के रेशियो में उन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। 9th नंबर का पॉइंट मैंने लिखा है, ये मोस्ट IMP पॉइंट है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इसमें। 9th पॉइंट मैंने लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। कई बार बिजनेस को एक्यूमुलेटेड कैपिटल के अलावा और कैपिटल, एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो वो एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर ना देना चाहे तो, या फिर कोई पार्टनर अब जो पैसा दे रहा है उसे एज अ कैपिटल ना देते हुए लोन के बेसिस पर दे, बिजनेस को लोन दे। कोई पार्टनर अगर बिजनेस को लोन देता है तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उस पर फर्म को, पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कितने % इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना है वो प्री डिसाइडेड किया जाता है पार्टनर के थ्रू। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक क्वेश्चन मार्क रखा है परसेंटेज पे कि वो कितने % रहेगा उसका डिसीजन पार्टनर्स लेंगे। तो %% इंटरेस्ट शुड बी पेड, तो कुछ इंटरेस्ट पे करना है। सपोज जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने देखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने देखा, वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन में भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन डीड में ना दी हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन डीड में नहीं दी रहती तो भी कंपलसरी 6% पर एनम, मतलब साल का, वो एक साल का, 1 ईयर का 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी पेड टू द पार्टनर, कंपलसरी। यही हमारा कंफ्यूजन पॉइंट है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0%, कुछ नहीं देना है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0%, कुछ भी नहीं देना है अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन गिवन लोन, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो भी 6% पर एनम हमें इंटरेस्ट पे करना है। ये MCQ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, या 1 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 10th पॉइंट है हमारा एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन और रिटायरमेंट के बेसिस पर हमारे इसी पार्ट 1 में 2 अलग अलग चैप्टर हैं जिनके बारे में एडिशनल डिटेल्स मैं उस चैप्टर में बताऊंगा।
इसमें सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि अगर रनिंग बिजनेस में किसी पार्टनर को एडमिट होना हो या ओल्ड पार्टनर में से किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेनी हो, इन द सेंस कि पार्टनर बिजनेस में से निकलना हो, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस भी दी रहती है या कुछ कंडीशंस दी रहती है, उन कंडीशंस को पार्टनरशिप डीड में दिखाया जाता है। 11th पॉइंट है हमारा गुडविल। गुडविल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशंस, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशंस पार्टनरशिप डीड में दिखाई जाती है। अब मैं आपको कुछ एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा। इन नोट्स में वही बातें हैं जो मैंने ऑलरेडी डीड में लिखी थी, उन डीड के बेसिस पर 1 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, वही सारी चीज़ हैं। और इसमें से 1 मार्क्स के MCQ भी आ सकते हैं और सेक्शन बी में भी पूछे जा सकते हैं। इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड और करके मैंने एक लिखा हुआ है, और डीड इज साइलेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर डीड बनी ही ना हो, मतलब पार्टनरशिप डीड बनी ही ना हो, या फिर पार्टनरशिप डीड बनी हो और कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो ये नोट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो कौन कौन से नोट्स को हमें ध्यान में रखना है? सबसे पहला पॉइंट, नो इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन कैपिटल, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कशन कर लिया है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट देना नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है? नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे भी कोई इंटरेस्ट देना नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो इट विल बी इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स गिवन लोन इज टू बी पेड एट द रेट 6% पर एनम, ये ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन इज नॉट टू बी पेड टू द पार्टनर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है, जैसे कई सारे पार्टनर ऐसे होते हैं कि बिजनेस के टाइम पर बिजनेस से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटी करते हैं जिससे बिजनेस को फायदा होता है, या अदर पार्टनर्स के अलावा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं बिजनेस को, जिससे बिजनेस में उनका एक्स्ट्रा एक्टिविटी रहता है, तो उस एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस और कमीशन अगर दिया जाना है तो वो डीड में लिखा होगा। अगर डीड साइलेंट है मतलब कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस या कमीशन किसी भी तरीके से देना नहीं है उसके एक्स्ट्रा काम करने के बावजूद। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। 6th पॉइंट है, इफ एनी पार्टनर हैड पेड एनी एक्सपेंस on behalf of the business, then he has rights to reimburse it as per the Indian Partnership Act 1932। इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि कई बार बिजनेस में पैसा ना होने की वजह से या एट द टाइम मनी ना होने की वजह से पार्टनर अपने जेब में से, इट मीन्स पार्टनर पर्सनली बिजनेस के बिहाफ में कुछ एक्सपेंस पे करता है, तो उस एक्सपेंस को उसे फ्यूचर में रिम्बर्स करने के पूरे राइट्स हैं। इट मीन्स कि बिजनेस का एक्सपेंस बिजनेस पे करता है, पार्टनर नहीं, इसलिए पार्टनर्स को वो पूरा एक्सपेंस रिम्बर्स करने का पूरा राइट्स रहता है, जो 1932 के अकॉर्डिंगली चलता है। क्लियर दोस्तों? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इन सारी बातों के बेसिस पर 1 मार्क्स के MCQ, कई सारे MCQ बन सकते हैं, जो मैं कुछ MCQs मैंने आपको प्रेफर कर रहे हैं, बनवाए भी हैं और बताए भी हैं, तो उनको आपको याद रखना है। अब हम अपने नए अगले वीडियो में कैपिटल अकाउंट्स के बारे में सीखेंगे, जो आपके लिए यहाँ पे नया होगा, और इसमें से भी कई सारे MCQs और सेक्शन बी के लिए क्वेश्चंस मैं आपको बना के दूंगा। फिर इसकी डिटेलिंग्स के बारे में भी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छा लगा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों, अपने मित्रों और अपने जितने भी फ्रेंड्स जिनके लिए अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू।